25 जून 1975। आधी रात के बाद का सन्नाटा और दिल्ली के एक कमरे में रखी टेलीफोन मशीन की लाल बत्ती लगातार जल रही थी। देश सो रहा था, लेकिन कुछ लाइनें जाग रही थीं, कुछ आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, कुछ नाम चिन्हित किए जा चुके थे। सुबह होने से पहले ही भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहां सिर्फ सरकार नहीं बल्कि बातचीत तक पर नजर रखी जाने वाली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। कारण बताया गया आंतरिक अशांति। लेकिन उस अशांति को मापने और नियंत्रित करने का जिम्मा किसके पास था? इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी, जिसका मूल काम आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखना है। लेकिन 1975 में उसका काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर रहे थे। छात्र, कर्मचारी, विपक्ष सब सड़कों पर थे। सरकार को लगा कि नियंत्रण फिसल रहा है और यहीं से शुरू हुआ एक व्यवस्थित निगरानी अभियान। आपातकाल की घोषणा से पहले ही आईबी ने विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर विस्तृत डोजियर तैयार करने शुरू कर दिए थे। किससे मिल रहे हैं, कहां भाषण दे रहे हैं, किन छात्रों से संपर्क है, किन पत्रकारों से बात हो रही है। टेलीफोन टैपिंग बढ़ाई गई। उस समय यह प्रक्रिया प्रशासनिक आदेशों के जरिए होती थी। कई विपक्षी नेताओं की कॉल्स रिकॉर्ड की जाने लगी। डाक सेंसरशिप लागू हुई। पत्र खोले जाते, पढ़े जाते और फिर आगे भेजे जाते। आईबी की दैनिक रिपोर्टें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती थीं। उनमें सिर्फ सुरक्षा खतरे नहीं बल्कि राजनीतिक गतिविधि का स्तर भी दर्ज होता था। एक आंतरिक शब्द इस्तेमाल होने लगा, प्रिवेंटिव एक्शन। अगर किसी नेता के बारे में अनुमान लगाया जाता कि वह विरोध भड़का सकता है तो उसके खिलाफ पहले से कार्रवाई की तैयारी की जाती। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के हिरासत संभव थी। 25 जून की रात से 26 जून की सुबह तक देश भर में सैकड़ों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एक एक कर उठाए गए। लेकिन गिरफ्तारी अचानक नहीं थी। उनकी लोकेशन पहले से ट्रैक की जा चुकी थी। उनकी दिनचर्या दर्ज थी। उनके सहयोगियों की सूची तैयार थी। आईबी ने विश्वविद्यालय परिसरों में मुखबिर नेटवर्क मजबूत किया। छात्र संगठनों की बैठकों की खबरें फील्ड यूनिट्स तक पहुंचती और वहां से दिल्ली। कुछ पत्रकारों पर भी नजर रखी गई। कौन संपादकीय में क्या लिख रहा है, कौन किससे मिल रहा है। प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी। अखबार छपने से पहले सरकारी अनुमति जरूरी हो गई थी। लेकिन निगरानी सिर्फ खुली गतिविधियों तक सीमित नहीं थी। कुछ पूर्व अधिकारियों ने बाद में स्वीकार किया कि उस समय राजनीतिक स्थिरता को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जाने लगा था। यानी असहमति और खतरे की रेखा धुंधली हो गई थी। आईबी के पास देश भर से इनपुट आते। किस शहर में पर्चे बंट रहे हैं, किस कॉलेज में विरोध की चर्चा है, किस वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। हजारों लोग हिरासत में थे। कई को महीनों तक बिना मुकदमे के रखा गया और बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग जानते थे कि फोन सुना जा सकता है, इसलिए बातचीत छोटी हो गई। लोग जानते थे कि पत्र पढ़ा जा सकता है, इसीलिए शब्द बदल गए। डर किसी आदेश की तरह नहीं आया था, वह धीरे धीरे वातावरण में घुल गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ीं। न्यायिक समीक्षा सीमित करने की कोशिश की गई। इस बीच आईबी की रिपोर्टें लगातार सत्ता को यह भरोसा दिला रही थीं कि नियंत्रण कायम है। लेकिन क्या हर रिपोर्ट सटीक थी? क्या हर इनपुट निष्पक्ष था? यह सवाल बाद में उठा। जनवरी 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा हुई। कई लोगों को लगा विपक्ष कमजोर है, जनता डरी हुई है, परिणाम तय हैं। लेकिन मार्च 1977 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सरकार बदल गई। आपातकाल समाप्त हुआ। नई सरकार ने शाह आयोग का गठन किया। आयोग ने गवाहियां सुनी, अधिकारियों से सवाल पूछे गए, प्रशासनिक दुरुपयोग की जांच हुई। कुछ फाइलें सामने आईं,
कुछ आदेश सार्वजनिक हुए, लेकिन खुफिया ऑपरेशनों की पूरी तस्वीर कभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई, क्योंकि निगरानी का बहुत हिस्सा कागज पर नहीं, व्यवस्था के भीतर चलता है। 1975 से 1977 के बीच का वह दौर हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, वह असहमति से चलता है, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति से चलता है। और जब खुफिया तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को नियंत्रित करने के लिए होने लगे, तो खतरा सिर्फ कुछ नेताओं को नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को होता है। आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन वह सवाल आज भी बाकी है, क्या किसी भी लोकतंत्र में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थायी होता है, या फिर हर पीढ़ी को यह तय करना पड़ता है कि आधी रात को जलती लाल बत्ती सिर्फ एक मशीन पर रहेगी या पूरे राष्ट्र की आवाज पर? आपको इनमें से सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी बताना ना भूलें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।